नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। नीट पावर क्वेश्चन सीरीज में यहाँ पर कक्षा 11 का अध्याय 16 उत्सर्जी पदार्थ एवं उसका निष्कासन। यहाँ पर एनसीईआरटी के 100% लाइन से बने हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपका क्विक रिवीजन कराया जाएगा। उम्मीद है कि यह वीडियो देखने से पहले आप कक्षा 11 के अध्याय 16 उत्सर्जी पदार्थ एवं उसका निष्कासन अच्छी तरीके से पढ़े हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है इस अध्याय से। ये सब नीट में पूछे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। सूची 1 में दिए गए मदों को सूची 2 के मदों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। एक सूची यहाँ दिया गया, एक सूची यहाँ, इनको एक दूसरे से मिलान करना है। बेसिकली जो मुख्य कार्य है उनसे मिलान करना है। जैसे यहाँ पर बात करें अगर अति सूक्ष्म निस्यंदन यानी कह सकते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो बताए हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस के बीच में होता है। तो आपको बताए हैं कि जो यहाँ पर रक्त धमनियां होती हैं, उनकी शाखाएं होती हैं जो आती हैं अभिवाही से। अभिवाही धमनी जो होती है वो केशिकाओं का गुच्छ बनाती है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। और इसके चारों तरफ पाया जाता है संपुट, बोमेन संपुट, है ना। बोमेन संपुट में इस विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पोडोसाइट कहते हैं। इन्हीं के बीच आदान प्रदान होता है। तो यहां पर अभिवाही धमनी से जो गुच्छ बनती है उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट, ये है बोमेन संपुट। बोमेन संपुट के मध्य सबसे ज्यादा फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। 3 परतों में होता है, तीनों परतों के नाम आपको बताए हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। आपको पता है कि ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट, इन दोनों को साथ में क्या कहा जाता है। इन दोनों को साथ में कहा जाता है मैलपिघी नलिका, सॉरी मैलपिघी काय। मैलपिघी काय या इसे वृक्क कणिका कहते हैं। वृक्क कणिका यानी मैलपिघी बॉडी या इसे रीनल काप्सल्स कहते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसके पास होता है, मैलपिघी नलिका में, क्योंकि मैलपिघी नलिका से ही ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट मिलकर बना होता है। ये पूरे क्षेत्र में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, तो मैलपिघी नलिका लगाएंगे। भैया मूत्र का सांद्रण बताए थे, मूत्र का सांद्रण के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हेनले लूप और वासा रेक्टा। तो हेनले लूप दिया गया है, ठीक है। वासा रेक्टा की बात नहीं की गई है, कोई बात नहीं, हेनले लूप लगाएंगे। मूत्र का अभिगमन, जो मूत्र सांद्र होकर निकलता है किडनी से, वो किसके माध्यम से मूत्राशय में जाता है, मूत्रवाहिनी, मूत्र नलिका, यूरेटर के माध्यम से, यानी मूत्रवाहिनी हो गया। मूत्र का संग्रह कहाँ होता है, इतना इजी, मूत्र का संग्रह होता है मूत्राशय में। अब देख लीजिए, ए का 4 यहाँ पर भी है। बी का फर्स्ट, बस चुपचाप ये लगा दो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में मूत्र की कौन सी अवस्था डायबिटीज मेलिटस की ओर संकेत करती है। डायबिटीज मेलिटस जो है वो होता है यूरेमिया नहीं, कीटोन्यूरिया और ग्लाइकोसूरिया से, ठीक है। कीटोन्यूरिया और ग्लाइकोसूरिया, डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज मेलिटस कीटोन्यूरिया और ग्लाइकोसूरिया के कारण होता है। कीटोन्यूरिया यानी जब रक्त में कीटोन काय पाया जाता है, और ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है रक्त में ग्लूकोज की उपस्थिति, ठीक है। ग्लूकोज की उपस्थिति ग्लाइकोसूरिया कहलाती है। रक्त में ग्लूकोज की उपस्थिति ग्लाइकोसूरिया कहलाती है। कीटोन काय की उपस्थिति कीटोन्यूरिया कहलाती है। और ये दोनों अगर लक्षण हैं तो वो डायबिटीज मेलिटस का शिकार है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रुधिर दाब आयतन में कमी के कारण किसका मोचन नहीं होगा। रुधिर दाब आयतन में जैसे ही कोई कमी होती है तो रेनिन सीक्रेट होता है, जो क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट व सेकंड में, जो सेकंड होता है वो जीएफआर को बढ़ा देता है, जीबीपी को बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे ही कमी होती है इसके द्वारा एल्डोस्टेरोन का भी स्राव होता है। एल्डोस्टेरोन का स्राव होता है, ये भी यही काम करता है। एल्डोस्टेरोन जो डीसीटी है उसमें सोडियम आयन व जल के पुनरावशोषण को बढ़ाता है, ठीक है। सोडियम आयन और जल के पुनरावशोषण को बढ़ाता है। कौन, डीसीटी में एल्डोस्टेरोन बढ़ाता है, ठीक है। तो ये तो होता है, ये भी होता है।
एडीएच भी सिक्रीट होता है, जब भी कोई कमी होती है तो हाइपोथैलेमस से एडीएच सिक्रीट होता है और न्यूरोहाइपोफाइसिस से वैसोप्रेसिन सिक्रीट होता है। एडीएच भी जीएफआर बढ़ा देता है। अगर हम बात करें एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर एएनएफ की, तो ये इन मैकेनिज्म को रोकता है। जब रक्त का आयतन बैलेंस हो जाता है तब ये सिक्रीट होता है। कहां से सिक्रीट होता है? हृदय के अलिंद द्वारा, हृदय के अलिंद से सिक्रीट होता है एएनएफ, जो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म का विरोध करता है। तो यही सिक्रीट नहीं होता, ऑप्शन बी। ये तब सिक्रीट करता है जब रुधिर दाब अपने सामान्य स्थिति में आ जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में कौन मूत्ररोधी को रोकने में सहायता होता है? मूत्ररोधी क्या होता है? मूत्ररोधी यानी हम कह सकते हैं मूत्रलता की स्थिति, डाईयूरेसिस। तो डाईयूरेसिस को रोकने के लिए जल का पुनरावशोषण जरूरी है। एडीएच के अल्प स्रावण नहीं, एडीएच का अति स्रावण होता है जिससे जल का पुनरावशोषण बढ़ता है। एल्डोस्टेरोन के कारण वृक्क नलिका में सोडियम आयन और जल का पुनरावशोषण, बिल्कुल सही बात है। मूत्रलता को रोकने के लिए जल का पुनरावशोषण एल्डोस्टेरोन के कारण वृक्क नलिका की दूरस्थ भाग डीसीटी में जल का पुनरावशोषण होने लगता है। ठीक है, बाकी यहां पर जो दे रखा है एएनएफ, तो एएनएफ द्वारा वाहिकाओं का संकीर्णन नहीं होता, वाहिका विस्फारित होती है, वाहिका विस्फारित होती है यानी चौड़ी हो जाती है, तो ये भी नहीं होगा। जेजी कोशिकाओं द्वारा रेनिन का स्राव कम होना नहीं, जैसे ही रक्त का आयतन बैलेंस्ड बिगड़ता है तो रेनिन सिक्रीट होता है जो जेजी कोशिकाओं द्वारा होता है, तो कम नहीं ज्यादा सिक्रीशन होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, सांद्रित मूत्र के निर्माण के लिए इनमें से कौन सा कारक उत्तरदायी है? सांद्रित मूत्र, जैसे कि जल की कमी को रोकने के लिए सांद्रित मूत्र का स्राव स्तनधारी करते हैं। मूत्र के सांद्रण की प्रक्रिया कहां होती है? मूत्र के सांद्रण की प्रक्रिया मुख्य रूप से होती है हेनले लूप में, हेनले लूप व वासा रेक्टा में होता है द्वारा। तो यहां पर कह रहे हैं कि इस सांद्रित मूत्र के निर्माण के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन का निम्न स्तर नहीं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच तो सांद्रित मूत्र के लिए होता है, तो स्तर बढ़ जाता है, ये तो होगा नहीं। वृक्कों के आंतरिक मध्यांशी इंटरस्टिशियम की तरफ अति ऑस्मोलरिटी बनाए रखना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसकी जो ऑस्मोलरिटी है आंतरिक मध्यांश की, ये बनी रहे जिससे सांद्रित मूत्र का निर्माण होता है, ऑप्शन बी सही है। नेफ्रॉन का वह भाग जो सोडियम के सक्रिय पुनरावशोषण का कार्य करता है, देखिए फिर आ गया सोडियम के सक्रिय पुनरावशोषण कब होता है? जब आयतन में कमी होता है। तो सोडियम जल के पुनरावशोषण का कार्य कौन करता है? डीसीटी करती है, देखिए लगा दीजिए, डीसीटी मतलब दूरस्थ संवेदित नलिका। अच्छा देखो, डीसीटी इसे कहते हैं दूरस्थ को, दा से दूरस्थ, दा से डीसीटी, ठीक है। उसी तरीके से पीसीटी होता है जिसे हम समीपस्थ कहते हैं, समीपस्थ, ठीक है। पूजा का कर करीब है, तो पूजा समीप है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन उचित है? पहला, हेनले लूप की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम में होती है। पहले हम ये देख लेते हैं कि हेनले लूप की कितनी भुजाएं होती हैं। हेनले लूप की बात कर रहे हैं तो इसकी दो भुजाएं होती हैं, एक होती है अवरोही, दूसरा होता है आरोही। ये भुजा है अवरोही जो नीचे की तरफ जाती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट। और ये होती है आरोही जिसे क्या कहते हैं? असेंडिंग पार्ट, जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, असेंडिंग पार्ट। तो अगर हम बात करें अवरोही भुजा की, तो अवरोही भुजा जो होती है वो जल के लिए पारगम में होती है, पारगम में होती है। और वैद्युत अपघट्य की बात करें तो वैद्युत अपघट्य के लिए क्या होती है? अपारगम में होती है, इम्परमेबल, यानी जल को तो आने जाने देंगे लेकिन वैद्युत अपघट्य को नहीं। वही बात करें आरोही की, तो आरोही जल के लिए क्या होती है? अपारगम में होती है, वैद्युत अपघट्य के लिए पारगम में होती है। जस्ट इसका उल्टा होता है, जो यहां पर है उसका उल्टा वो हो गया। तो देखो क्या लिखा है कि हेनले लूप की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम में है, जल के लिए अपारगम है, बिल्कुल सही है। और मैं सही कथन चुनना भी था, लगा दो। बाकी देख लो, हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम है, तो अवरोही भुजा तो पारगम में होती है ना जल के लिए, तो ये गलत है। हेनले लूप की आरोही भुजा जल के लिए पारगम में है, आरोही भुजा तो अपारगम में होती है जल के लिए, ये भी गलत है। हेनले लूप की आरोही भुजा विद्युत अपघट्टों के लिए पारगम में है, अवरोही भुजा विद्युत अपघट्य के लिए अपारगम में होती है, गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
गलत कथन का चयन करो। अमोनिया सर्वाधिक विषैला होता है, बिल्कुल सही बात है। इसके निष्कासन के लिए जल की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, बहुत सही बात है, सही है ये। यूरिक अम्ल कम विषैला होता है, जल की कम मात्रा के साथ निष्कासित किया जाता है, सही है। अमोनिया जल में आघुलनशील होता है, अतः इसके निष्कासन में अधिक जल की आवश्यकता होती है। अमोनिया जल में आघुलनशील नहीं होता, जल में घुलनशील होता है और जल में घुलकर निकल जाता है। ऑप्शन सी गलत आंसर है। अब देखो यहाँ पर बात की गई अमोनिया सर्वाधिक विषैला है, तो इसके लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, निष्कासन के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। तो भैया अमोनिया को कौन उत्सर्जन करेगा? अमोनिया उत्सर्जित जीवों को अमोनोटेलिज्म कहते हैं, अमोनोटेलिक, सॉरी अमोनोटेलिक कहते हैं। अब बताओ, जल की ज्यादा आवश्यकता है इसके निष्कासन के लिए, तो कहां पाए जाएंगे? जल में ही पाए जाएंगे, तभी वो जीवित रह पाएंगे। तो ऐसे प्राणी जलीय होते हैं, यानी हम कह सकते हैं अस्थिल मछलियां आती हैं इसमें, अस्थिल मछलियां, उभयचर व जलीय कीटों में अमोनिया का उत्सर्जन होता है। ऐसे प्राणियों को अमोनोटेलिक कहते हैं। यूरिक अम्ल कम विषैला होता है, सही बात है। तो यूरिक अम्ल को जो सिक्रेट करते हैं उन्हें कहते हैं यूरिकोटेलिक, और ये पेस्ट के फॉर्म में रिलीज करते हैं। तो बताओ, सफेद रंग की पॉटी कौन करता है? छोटा सा आपके ऊपर कभी ना कभी गिरा होगा लाइफ में, ऊपर बैठे चिड़िया वगैरह, छिपकली वगैरह को देख सकते हो, तो पेस्ट के रूप में निकालती हैं। तो कौन आएगा इसमें? सरीसृप, पक्षी, ये सभी। अमोनिया जल में घुलनशील होता है, ये बता ही चुके हैं। अमोनिया के उत्सर्जन में वृक्क की कोई भूमिका नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। अमोनिया के उत्सर्जन में कोई वृक्क की कोई भूमिका नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करो। स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम विषैला अपशिष्ट यूरिया यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो स्थल पर रहते हैं तो जल की कम हानि हो, इसलिए वो कम विषैले नाइट्रोजनीय अपशिष्ट का उत्पादन करती हैं। अब जो यूरिया उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? यकृत में। जो स्थल से प्राणी जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग में अमोनिया ही बनता है, लेकिन वो अमोनिया यकृत में जाकर यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, तब वो यूरिया मूत्र के द्वारा बाहर आता है। यूरिया उत्सर्जित प्राणियों में उपचय क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर रक्त में मुक्त कर जाता है, सही बात है, वही तो अभी बताएं। कुछ प्राणियों में वृक्कों के आधात्री में अपेक्षित पराश्रयता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है, सही है। ऑस्मोलैरिटी बनाए रखने के लिए, डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी बनाए रखने के लिए कुछ यूरिया की मात्रा रह जाती है, सही है। अमोनिया उत्सर्जित जीवों में अमोनिया के उत्सर्जन के लिए वृक्क की आधात्री निस्यंदन की प्रक्रिया करती है, गलत बात है। अभी मैंने बताया था कि अमोनिया उत्सर्जित जीवों में अमोनिया के उत्सर्जन में वृक्क की कोई भूमिका नहीं होती, ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट, मिलान करना है। अभी बताए थे अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वे जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। कौन आते हैं? पानी का आवश्यकता ज्यादा है तो पानी वाले आएंगे। कौन आएगा? अस्थिल मछली आएंगी, और जलीय कीट आएंगे, उभयचर आएंगे, लगा दो। यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड सेक्रेट करती हैं, तो कब? पेस्ट वाले, सरीसृप, सांप, पक्षी और ये छिपकली वगैरह। तो कहाँ है? कहीं है? सरीसृप है, पक्षी है, घोंगा है, लगा दो। यूरिया स्तनधारी हम लोग करते हैं, तो ए का सेकंड हो गया, बी का थर्ड हो गया और सी का फर्स्ट हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उत्सर्जी अंग एवं उनसे संबंधित प्राणियों का मिलान करो। ज्वाला कोशिकाएं, ये तो आपको चैप्टर नंबर 4 में भी बताए हैं। ज्वाला कोशिका किस में पाई जाती है? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। प्लेटीहेल्मिन्थेस के उदाहरण क्या है? टीनिया, सोलियम वगैरह, प्लेनेरिया वगैरह, तो लगा दो प्लेनेरिया, रोटिफर, सिफेलोकॉर्डेटा। वृक्कक, निफ्रेडिया किस में पाया जाता है? नेफ्रिडिया किसमें? एनिलिडा में। एनिलिडा में कौन आता है? केंचुआ, लगा दो। मेल्पिगी नलिका, बताइए मेल्पिगी ट्यूब्यूल किसमें पाए जाते हैं? आर्थ्रोपोडा में कौन आता है? कीट का एग्जांपल तिलचट्टा, लगा दो। हरित ग्रंथि, श्रृंगिक ग्रंथियां किसकी पाई जाती है? क्रस्टेशियन प्राणियों में, झींगा वगैरह में, ठीक है, लिख लो झींगा। तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का 4, डी का 2, बी सही है। वृक्क शरीर के निम्न भाग में स्थित होता है। वृक्क कहाँ स्थित होता है? तो बताया थे वृक्क अंतिम वक्षीय, लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच, यानी तीसरी कटिकशेरुकों के बीच समीप पाई जाती है, ठीक है। अंतिम वक्षीय, अंतिम कटी, गलत। अंतिम वक्षीय, तीसरी कटी, बिल्कुल सही, लगा दो, ठीक है। अंतिम वक्षीय, तीसरी कटी कशेरुक के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठता पर स्थित होता है। वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वृक्क की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई बताइए। अगर हम बात करें वृक्क की संरचना की, तो ये कैसा होता है? बीन, सेम के बीज के आकार का, सेम के बीज का आकार, ठीक है। हमारी जो वृक्क होती है किडनी, उसका शेप ये होता है। अब ये अगर हम 3D फिगर दिखाएं तो ऐसे होता है।
अगर इसकी मोटाई की बात करें तो ये 2 से 3 मीटर 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई होती है लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर। अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। भार की बात करें तो 120 से 170 ग्राम होता है। लगा डालो। लंबाई चौड़ाई मोटाई, लंबाई चौड़ाई 10 12 5 7 कहाँ है, 10 12 5 7 ये लगा दो। 2 से 3 120 70 सही है। वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल सतह के मध्य में एक खांच होता है, उसे क्या कहते हैं? अगर हम बात करें वृक्क की भीतरी सतह में एक खांच, ये खांच है, इसे कहते हैं हाइलम। ठीक है, इसी हाइलम के रास्ते ही अनेक रुधिर वाहिनियां इसमें प्रवेश करती हैं, तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। ठीक है, हाइलम के पीछे ही एक कीप की संरचना होती है जो चस्कों में विभाजित होती है। इस कीप की संरचना को कहा जाता है, क्या कहते हैं? वृक्कीय श्रोणि, रीनल पेल्विस कहते हैं। ठीक है, यहां पर आपके मेडुला वगैरह होते हैं, मध्यांश, पिरामिड वगैरह, ये भाग वल्कुट कहलाती है। ठीक है, तो वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल सतह पर जो खांच होता है उसे हम हाइलम कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वृक्क के किस भाग से होकर मूत्र नलिका, रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं? बताइए, हाइलम से ही तो ये प्रवेश करती हैं। क्या कहते हैं? वृक्क नलिका, मूत्र नलिका, रक्त वाहिनी, तंत्रिकाएं, ये सभी हाइलम द्वारा, ऑप्शन बी। हाइलम के भीतरी और कीप के आकार की रचना को क्या कहते हैं? अभी बताए थे, हाइलम की बीच में ऐसे कीप के समान संरचना होती है, ऐसे जो यूरेटर में खुलती है। ठीक है, मूत्र नलिका में, इसे कहते हैं कैलिसेज, यानी वृक्कीय श्रोणि। वृक्कीय श्रोणि क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस। इनसे बहुत सारे चषक निकले होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? चषक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? चषक, कैलिसेस। तो देख लो, हाइलम की भीतरी ओर कीप के आकार की संरचना क्या है? वृक्कीय श्रोणि, रीनल पेल्विस, सी लगा दो। नेक्स्ट, वृक्कीय श्रोणि से निकलने वाले प्रक्षेपों को क्या कहते हैं? तो वृक्कीय श्रोणि से निकलने वाले जो प्रक्षेप है इन्हें हम चषक या कैलिसेस कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वल्कुट मध्यांश पिरामिड के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? चलो ये भी देख लो। अगर हम बात करें मध्यांश की, तो ये है मध्यांश पिरामिड। ये जो क्षेत्र देखते हैं यह है वल्कुट। ठीक है, वल्कुट। तो वल्कुट से जो ऐसे स्तंभ बनते हैं, ये स्तंभ जो है वो क्या कहलाते हैं? वृक्क स्तंभ कहलाते हैं, रीनल कॉलम कहलाते हैं, या इसे हम बर्तनी का स्तंभ भी कहते हैं, बर्तनी का स्तंभ, कॉलम ऑफ बर्तनी। तो यही होगा, लगा दीजिए बर्तनी का स्तंभ, ए। वृक्क की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं भैया? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की संरचना आप बनाए होंगे, आपको पता है कि नेफ्रॉन का जो पहला भाग होता है, देखो नेफ्रॉन जो होती है वो 2 भाग से मिलकर बनी होती है। एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है वृक्क नलिका, रीनल ट्यूब्यूल। ये दोनों संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। जो ग्लोमेरुलस होता है वो अभिवाही धमनिकाओं का क्या होता है? जाल होता है। अभिवाही धमनिका, यह है अभिवाही धमनिका, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, तो ये हो गया ग्लोमेरुलस। ये है पूरा संरचना क्या है? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। अब इसके चारों तरफ क्या होता है? वृक्क नलिका। वृक्क नलिका की शुरुआत होती है एक डबल लेयर ऐसे स्ट्रक्चर से, जिसे क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। क्या है? बोमेन संपुट। अब बोमेन संपुट जो है वो अति कुंडलित नलिका में खुलती है, जिसे पीसीटी कहते हैं। पीसीटी मतलब सम्मिलित, समीपस्थ सम्मिलित नलिका। और पीसीटी से एक नलिका
जिसकी दो भुजाएं होती हैं, अवरोही और आरोही भुजा, ये ऊपर की तरफ अतिकुंडलित संरचना में जाकर मिल जाती है। तो ये जो पार्ट है यहां से लेकर यहां तक का, यहां से यहां तक का, ये कहलाता है हेनले लूप। और ये है आपका डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे दूरस्थ सम्मिलित नलिका कहते हैं। और ये जाकर कहां खुल जाती है? संग्रह नलिका में। ठीक है, संग्रह नलिका। तो संग्रह नलिका तो सभी के लिए कॉमन होता है, इसलिए नेफ्रॉन का पार्ट इतना माना जाता है। ये एक नेफ्रॉन का पार्ट है जिसमें आता है आपका बोमेन संपुट, पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी। तो वृक्क की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, जो 2 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेफ्रॉन के भाग हैं। तो नेफ्रॉन के भाग कौन से हैं? ग्लोमेरुलस से वृक्क नलिका, इन्हीं दो से तो मिलकर बनी होती हैं। वल्कुट तो किडनी के बाहरी क्षेत्र को कहते हैं, इसलिए हम इसको नेफ्रॉन के ये दोनों पार्ट मानते हैं, ए और बी। ऑप्शन डी लिखाएंगे। वृक्कीय धमनी की शाखा अभिवाही धमनिकाओं से बनी केशिकाओं का एक गुच्छ। अभी बताए हैं अभिवाही धमनिकाओं से क्या बनता है? अभिवाही धमनिकाओं से बनता है ग्लोमेरुलस। अच्छा, ग्लोमेरुलस किसमें खुलता है? तो ग्लोमेरुलस जो आगे जाकर इसमें जाता है, इसे कहते हैं अपवाही धमनी, अपवाही धमनिका, इसे कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। ये एफरेंट है, ये इफरेंट है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस बनती तो अपवाही से है, लेकिन खुलती किसमें? अपवाही में। नेक्स्ट, ग्लोमेरुलस से रक्त ले जाया जाता है। अभी बताए हैं कि ग्लोमेरुलस से रक्त कहां ले जाया जाता है? अपवाही धमनिका में। ठीक है, ऑप्शन बी। अभी बताए हैं, देख लीजिए कि जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस ये उससे रक्त कहां लेके जाया जाता है? अपवाही धमनिका में। आता है अभिवाही से, जाता है अपवाही में। मैलपिघी या वृक्क कणिका किसकी बनी होती है? तो बताए हैं अभी को, बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस दोनों साथ में जो संरचना बनाती हैं उसे मैलपिघी काय या बोमेन वृक्क कणिका रीनल कॉप्सेस कहते हैं। यानी ये संपूर्ण संरचना को, जिसमें बोमेन संपुट भी आता है और ग्लोमेरुलस आता है, इन दोनों की संपूर्ण संरचना को क्या कहते हैं? वृक्क कणिका या मैलपिघी काय। तो ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। वृक्क नलिका दोहरी झिल्ली युक्त प्यालेनुमा बोमेन संपुट से प्रारंभ होती है। बिल्कुल सही बात है, जो वृक्क नलिका है बोमेन संपुट से प्रारंभ होती है, जिसके भीतर ग्लोमेरुलस होता है। सही है। अनेक नेफ्रॉन की दूरस्थ नलिका यानी डीसीटी किसमें खुलती है? संग्रह नलिका में। सही है। अनेक संग्रह नलिका मिलकर चक्षुओं के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई इस वृक्क की श्रोणि में खुलती है। बिल्कुल सही है। नेफ्रॉन की वृक्क कणिका समीपस्थ सम्मिलित नलिका, दूरस्थ सम्मिलित नलिका आदि वृक्क के मध्यांश में पाए जाते हैं और हेनले लूप वल्कुट भाग में पाया जाता है। अब यहां पर मैं फिर से एक किडनी का फिगर बना दे रहा हूं, जिसमें अगर आप देखोगे तो जो मध्यांश भाग होता है, आपने अभी पढ़ा है कि नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस होता है। ठीक है, मान लो ये ग्लोमेरुलस है, ये है बोमेन संपुट, ये है पीसीटी और फिर हेनले लूप और फिर डीसीटी वगैरह आते हैं। तो देखो बोमेन संपुट, पीसीटी, डीसीटी ये जो है वो वल्कुट क्षेत्र में होते हैं, और जो हेनले लूप होता है वो मध्यांशी क्षेत्र में होता है, मध्यांश। तो यहां पर उल्टा लिखा है, वृक्क कणिका समीपस्थ नलिका, दूरस्थ सम्मिलित नलिका आदि वृक्क के मध्यांश में होते हैं, मध्यांश में नहीं होते हैं। ये सभी वल्कुट क्षेत्र में होते हैं, हेनले लूप केवल मध्यांश में होता है। और यहाँ पर लिख दिए हैं कि हेनले लूप वल्कुट में होता है, उल्टा लिख दिए हैं। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। यानी वृक्क की जो वृक्क कणिका यानी बोमेन संपुट, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी ये सभी कहाँ होते हैं? ये होते हैं वल्कुट में होते हैं, मध्यांश में नहीं। कहाँ होते हैं? वल्कुट में। जो हेनले लूप होता है वो कहाँ होता है? हेनले लूप मध्यांश में होता है। क्लियर? नेक्स्ट, वृक्क नलिका के विभिन्न भागों का सही क्रम। वृक्क नलिका कहां से शुरू होती है? अभी बताए थे आपको, कहां से शुरू होती है? बोमेन संपुट से शुरू होती है, फिर पीसीटी, फिर हेनले लूप, फिर डीसीटी, फिर संग्रह नलिका। बस वही पूछ रहा है। बोमेन संपुट से शुरू होती है, पीसीटी में जाती है, फिर हेनले लूप में जाती है, फिर डीसीटी में जाती है और फिर संग्रह नलिका में जाती है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। वल्कुटीय नेफ्रॉन का लक्षण क्या है? देखो, नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं। नेफ्रॉन कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार का। एक होता है कॉर्टिकल और एक होता है जक्स्टाग्लोमेरुलर। जक्स्टाग्लोमेरुलर, इसमें जो हेनले लूप होता है, हेनले लूप छोटा होता है। अभी बताए थे
कि जो मध्यांश भाग है उसमें बोमेन संपुट से आने वाली जो पीसीटी के बाद से संरचना है हेनले लूप, वो मध्यांश भाग में पाई जाती है। यानी हेनले लूप कहाँ पाया जाता है? मध्यांश रीजन में। ठीक है, यह है हेनले लूप। तो हेनले लूप कहाँ पाई जाती है? मध्यांश रीजन में। भैया जब हेनले लूप छोटा होगा तो मध्यांश में अंदर तक नहीं, ऊपरी तक चला जाए, ऊपर भाग में बहुत कम धसा होगा, तो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लक्षण होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लक्षण क्या होता है? हेनले लूप बहुत लंबे नहीं, छोटे होते हैं, मध्यांश में कम धसे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। वही बात करें जक्स्टाग्लोमेरुलर की, तो ये जो फिगर बना है वो जक्स्टाग्लोमेरुलर को डिफाइन करता है, जिसमें हेनले लूप बहुत लंबा होता है और मध्यांश में काफी गहराई तक धसा होता है, तो ऐसे नेफ्रॉन को जक्स्टाग्लोमेरुलर कहते हैं। तो जिसका हेनले लूप छोटा हो, मध्यांश में कम धसा हो, कॉर्टिकल होगा। जिसका हेनले लूप लंबा हो, मध्यांश में काफी गहराई तक धसा हो, तो उसको जक्स्टाग्लोमेरुलर कहेंगे। अब देखो पूछ लें फिर सानिध्य मध्यान्ह नेफ्रॉन जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन का लक्षण क्या है? तो हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं, मध्यांश में गहराई तक धसे होते हैं, लंबे और गहराई तक धसे होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ग्लोमेरुलस से निकलने वाली अपवाही धमनिका वृक्कीय नलिका के चारों ओर सूक्ष्म केशिकाओं का जाल बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? तो अब देख लो फिर से नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर, ये है ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब यहां से जो अपवाही नलिका निकलती है, अपवाही नलिका वो जाती है पीसीटी से होता हुआ हेनले लूप में, फिर यहाँ पर डीसीटी। अब देखो, अभी आपने पढ़ा है कि जो ग्लोमेरुलस है वो बनता है अभिवाही से, लेकिन रक्त को कहाँ छोड़ता है? अपवाही में। अब ये अपवाही कहाँ जाता है? तो अपवाही जाता है नीचे, वासा रेक्टा बनाता है, सॉरी, डीसीटी से होते हुआ फिर हेनले लूप और फिर हेनले लूप से होता हुआ डीसीटी वगैरह के पास। ठीक है, इनकी कुछ ब्रांचेस होती हैं जो आपस में ऐसे जुड़ी होती हैं, चारों तरफ से घेरे होती हैं इसको। ठीक है, ऐसे। तो जो अपवाही नलिका होती है वो वृक्कीय नलिका के चारों तरफ घेरे होती है, जो संरचना बनती है उसे कहते हैं परिनालिका केशिका जाल, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, परिनालिका केशिका जाल। वही बात करें अगर हम इसी जाल की, तो ये जाल हेनले लूप के चारों तरफ यू शेप का स्ट्रक्चर बनाती है। इस क्षेत्र को कहते हैं वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। हेनले लूप के चारों तरफ जो यू शेप का स्ट्रक्चर बनाती है उसे वासा रेक्टा कहते हैं। परिनालिका केशिका जाल से निकलने वाली एक सूक्ष्म वाहिका नलिका हेनले लूप के चारों तरफ चलते हुए यू आकार की संरचना बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? अभी बताएं, वासा रेक्टा कहते हैं। गलत कथन का चयन करिए। वल्कुटीय नेफ्रॉन में वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित होता है या तो दिखरासित होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप देखो तो जो वासा रेक्टा है वो हेनले लूप के समीप है, हेनले लूप के चारों तरफ बना है। तो जब हेनले लूप बहुत छोटा होगा तो वासा रेक्टा भी तो बहुत छोटा होगा, या तो नहीं पाया जाएगा। तो सही है ये लाइन, वासा रेक्टा बहुत छोटा होता है या अनुपस्थित होता है। मूत्र निर्माण में प्रथम चरण ग्लोमेरुलस निस्यंदन है, सही है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन करता है। निस्यंद पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम आयन इत्यादि निष्क्रिय रूप से परिवहन द्वारा पुनरावशोषित होते हैं, गलत बात है। सक्रिय विधि द्वारा सक्रिय परिवहन होता है ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम आयन का। बाकी जो जल है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, इन सभी का जो पदार्थ है, नाइट्रोजन अपशिष्ट, जल, ये सभी निष्क्रिय रूप से अवशोषित किए जाते हैं, ये सक्रिय रूप से, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम आयन ये सभी सक्रिय रूप से परिवहन किए जाते हैं। जल हो गया, नाइट्रोजन अपशिष्ट हो गया, ये निष्क्रिय रूप से अवशोषित किए जाते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन कितने मिलीमीटर रक्त का निस्यंदन किया जाता है? तो प्रति मिनट कितना? 1100 से 1200 ml, लगा दीजिए बी। अच्छा, 1100 से 1200 ml रक्त का छानते तो हैं, उस दौरान गंदगी कितनी निकलती है? यानी कह सकते हैं फिल्ट्रेट कितना निकलता है प्रति मिनट? तो फिल्ट्रेट जो निकलता है, निस्यंद कितना निकलता है? 125 ml प्रति मिनट निकलता है। ग्लोमेरुलस की केशिकाओं का रक्तदाब रुधिर का किन परतों से निस्यंदन करता है? तो बताए थे ग्लोमेरुलस का जो केशिका है 3 परतों से रक्त का निस्यंदन करता है। एक तो ग्लोमेरुलस की खुद की घनाकार अंतःकला, दूसरा पोडोसाइट होती है किसकी? बोमेन संपुट की उपकला कोशिका, जिसे पोडोसाइट कहते हैं। दूसरा इन दोनों के बीच में जो आधारी झिल्ली होती है, यानी ग्लोमेरुलस रक्त केशिकाओं के आंतरिक उपकला द्वारा, बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाओं द्वारा, और इन दोनों के बीच पाई जाने वाला आधारी झिल्ली, उपरोक्त सभी लगाएंगे, ऑप्शन डी। 3 परतों से रक्त का निस्यंदन करता है ग्लोमेरुलस की केशिका। ठीक है, पोडोसाइट क्या होता है? अभी बताए थे। पोडोसाइट किससे कहते हैं? बोमेन संपुट की कोशिकाओं को कहते हैं, बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाओं को। रक्त का निस्यंदन ग्लोमेरुलस से बोमेन संपुट में होता है। अगर हम बात करें इसकी
क्या कहते हैं, ऐसा हम बनाते रहे। और यह है बोमन संपुट। तो ये बोमन संपुट की जो कोशिकाएं अभी बताए थे कि इसे कहते हैं पोडोसाइट। पोडोसाइट इस तरह से विन्यासित होते हैं कि इनके बीच में खाली जगह पाई जाती है। इन जगहों को क्या कहते हैं, निस्यंदन छिद्र। निस्यंदन छिद्र, फिल्ट्रेशन स्लिट, ठीक है, स्लिट्स। बस इसी के द्वारा छान होता है आदान प्रदान, ये लगाएंगे। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा को क्या कहते हैं, वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं, जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलस निस्यंदन दर, ठीक है, जीएफआर कहते हैं। जेजीए एक विशेष संवेदी उपकरण है जो अभिवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर किस कोशिका के रूपांतरण से बनता है। अगर हम बात करें जेजीए जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस की, तो ये बनता है डीसीटी कोशिकाओं के रूपांतरण से, दूरस्थ कोशिकाओं के, दूरस्थ सम्मिलित नलिका से, ऑप्शन डी। आसन्न ग्लोमेरुलर कोशिका जेजी सेल्स को रेनिन स्राव के लिए सक्रिय करता है। जो जेजी सेल्स होती हैं वो रेनिन का स्राव करती हैं, कब, जब जीएफआर कम हो जाए, या रक्त आयतन में कोई बदलाव आ जाए, या बॉडी फ्लूइड आयतन में कोई गड़बड़ी हो जाए, आयनिक कंसंट्रेशन में कोई गड़बड़ी हो जाए। तो जब जीएफआर कम होता है, जब जीएफआर कम होता है तब जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और रेनिन का स्राव करती हैं। अब ये रेनिन क्या करता है, रक्त में उपस्थित एंजियोटेंसिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट और एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में। जो सेकंड होता है वो जीएफआर को बढ़ा देता है, ठीक है, जीएफआर को बढ़ा देता है, जीबीपी को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है ग्लोमेरुलस के। इसके साथ ही साथ एल्डोस्टेरोन का स्राव होता है, एल्डोस्टेरोन का स्राव होता है, जो क्या करता है, बताए थे, दूरस्थ सम्मिलित नलिका में सोडियम आयन और जल का पुनरावशोषण बढ़ा देता है, ठीक है। सही कथन का चयन करो। नेफ्रॉन के आखिरी भाग में जल का पुनरावशोषण निष्क्रिय प्रक्रिया द्वारा होता है, गलत बात है। नेफ्रॉन के प्रारंभिक भाग में होता है जल का पुनरावशोषण सबसे ज्यादा, ऑप्शन ए। आखिरी भाग में तो मजबूरी पड़ जाती है, जब जीएफआर वगैरह कम होते हैं तब होती है, ऑप्शन ए। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व 70 से 80%, अच्छा सही कथन का चुनना है ना, तो ये ऑप्शन ए तो गलत है, ये लाइन गलत है, सही कथन में चुनना है। लगभग सभी आवश्यक तत्व 70 से 80% विद्युत अपघट और जल का पुनरावशोषण समीपस्थ सम्मिलित नलिका में होता है, पीसीटी में होता है, बिल्कुल सही बात है, यही आप लगा दो, यही सही कथन है। तीसरा देख लो, हेनले लूप में सबसे अधिक पुनरावशोषण होता है, गलत बात है, सबसे कम पुनरावशोषण हेनले लूप में होता है, ये भी गलत है। जैसे जैसे सांद्र निस्यंद ऊपर की ओर जाता है वैसे वैसे विद्युत अपघट्य के मध्यांश तरल में जाने से निस्यंद और सांद्र होता जाता है, गलत बात है, सांद्र नहीं होता जाता है, तनु होता जाता है, ये भी गलत लाइन है। समीपस्थ सम्मिलित नलिका पुनरावशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है, जो बनी होती है, किसकी बनी होती है, बताए थे, सिंपल क्यूबाइडल ब्रुश बॉर्डर एपिथेलियम की, यानी सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला से बनी होती है। समीपस्थ सम्मिलित नलिका शरीर तरल के पीएच आयनीय संतुलन को बनाए रखने के लिए निस्यंद में स्रावित करता है क्या। अगर हम बात करें पीसीटी को, तो पीसीटी निस्यंद में स्रावित करता है, क्या स्रावित करता है, हाइड्रोजन आयन, अमोनियम और पोटेशियम आयन को निस्यंद में स्रावित करता है, फिल्ट्रेट में, ठीक है। मध्यांश में अंतरावकाशीय तरल की उच्च पराश्रयता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम बात करें मध्यांश के अंतरावकाशीय तरल की पराश्रयता की, ऑस्मोलैरिटी की, ऑस्मोलैरिटी, मध्यांश की जैसे ही बात आए तो सबसे पहले आप ये सोच लो कि मध्यांश में दो ही चीज काम करता है, एक तो होगा वासा रेक्टा और दूसरा होगा हेनले लूप। अगर हम बात करें उच्च पराश्रयता के नियमन की, तो उच्च पराश्रयता के नियमन के लिए ये संग्रह नलिका द्वारा उसमें क्या भेजी जाती है, नहीं एक मिनट, उच्च पराश्रयता के नियमन के लिए अभी नहीं है, यहाँ पर यूरिया तो लिखा नहीं है, तो आप लगाओगे हेनले लूप, ठीक है। हेनले लूप मध्यांश में अंतरावकाशीय तरल की उच्च पराश्रयता के नियमन में महत्वपूर्ण होती है, क्यों, क्योंकि हेनले लूप और वासा रेक्टा की नजदीकी, हेनले लूप में जो प्रतिधारा उत्पन्न होती है उसके द्वारा अंतरावकाशीय तरल की ऑस्मोलैरिटी बनी रहती है, ऑप्शन बी। मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा अवशोषित किया जाता है, मूत्र को सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा अवशोषित किया जाता है संग्रह नलिका द्वारा, ऑप्शन डी। मध्यांश की पराश्रयता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को अंतरावकाशीय मध्यांश तक लेके जाया जाता है। देखो यूरिया जो होती है वो अवशोषित किसके द्वारा की जाती है, अगर हम बात करें अवशोषण की, तो अवशोषित की जाती है हेनले लूप की आरोही पतली आरोही भुजा द्वारा, और फिर इसे वापस मध्यांश को लौटा दिया जाता है, मध्यांश को लौटा दिया जाता है, किसके द्वारा बताइए, संग्रह नलिका द्वारा,
तो इसका भी ऑप्शन सही होगा संग्रह नलिका, ऑप्शन डी। यूरिया को वापस मध्यांश में लौटाया जाता है संग्रह नलिका द्वारा। निस्यंद के सांद्रण में मुख्य भूमिका, देखो सांद्रण की बात करें तो सांद्रण में मुख्य भूमिका दो ही का होता है, हेनले लूप और वासा रेक्टा का। हेनले लूप, सॉरी ये नहीं होगा, हेनले लूप और वासा रेक्टा, ऑप्शन सी, क्योंकि यही मध्यांश में होते हैं। हेनले लूप में प्रतिधारा उत्पन्न होती है किस वजह से? क्योंकि हेनले लूप में दो भुजाएं होती हैं, एक होती है अवरोही, दूसरी होती है, ये होगी आरोही और ये हो गई आरोही। तो इन दोनों भुजा में विपरीत दिशा में, अगर इधर देखो तो इधर नीचे जा रहा है, इधर ऊपर जा रहा है, विपरीत दिशा में निस्संद के परिवहन के कारण यहाँ पर प्रतिधारा काउंटर करंट उत्पन्न होती है, विपरीत धारा, ऑप्शन बी। मध्यांश अंतरावकाश के परावर्तन दाब को विशेष प्रकार से नियमित करता है हेनले लूप वासा रेक्टा की नजदीकी और उनमें प्रतिधारा, ऑप्शन ए। गलत कथन का चयन करिए। परावर्तन दाब मध्यांश के बाहरी भाग से भीतरी भाग की ओर लगातार बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें मध्यांश के बाहरी भाग में तो ये होता है लगभग 300 मिलीआस्मोलीटर पर लीटर, और भीतरी भाग में देखा जाए तो ये लगभग 1200 मिलीआस्मोलीटर पर लीटर होता है, ठीक है, तो ये सही है। NaCl का परिवहन हेनले लूप की आरोही भुजा द्वारा होता है, जिसे वासा रेक्टा की अवरोही भुजा से विनियमित किया था, बिल्कुल सही बात है। मध्यांश में परावर्तन दाब सोडियम आयन यूरिया के कारण बनता है, गलत बात है। सोडियम आयन नहीं होता, NaCl होता है। NaCl और यूरिया के कारण मध्यांश में परावर्तन दाब बना रहता है, ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन सी ही इसका गलत ऑप्शन। NaCl अंतरावकाश की वासा रेक्टा की आरोही भुजा या आरोही भुजा में लौटा दिया जाता है, सही है। मध्यांश के अंतरावकाशी की सांद्रता प्रवणता को बनाए रखता है, मध्यांश की अंतरावकाशी की सांद्रता प्रवणता, मध्यांश की अंतरावकाशी की सांद्रता प्रवणता को बनाए रखता है। प्रतिधारक की अवधि, काउंटर करंट मैकेनिज्म। गलत कथन का चयन करिए। अंतरावकाशीय प्रवणता संग्रह नलिका द्वारा जल के सहज अवशोषण में योगदान देती है, जिससे निस्यंद सांद्रित हो जाता है, सही है। वृक्क प्रारंभिक निस्यंद की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक तनु मूत्र नहीं सांद्र मूत्र कॉन्सेंट्रेट यूरिन का सेक्रेट करता है, ऑप्शन बी ही गलत है। शरीर में उपस्थित पराशर ग्राही रक्तायतन में बदलाव से सक्रिय होती है, सही है। सही में मूत्र द्वारा जल का अत्यधिक ह्रास मूत्रलता की स्थिति को दर्शाता है, सही है। एडीएच मूत्रलता को रोकता है, तो एडीएच ऐसा क्या करता है जिससे मूत्रलता कम हो जाती है? तो एडीएच जो वृक्क नलिका है उसकी दूरस्थ भाग डीसीटी को जल के पुनरावशोषण के लिए प्रेरित करता है। वृक्क नलिका के अंतिम भाग में जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एडीएच वृक्क के कार्यों को नियंत्रित करता है, किस प्रकार से? तो एडीएच वृक्क के कार्यों को नियमित करता है रक्त वाहिनियों पर संकुचनी प्रभाव डालकर, संकुचनी प्रभाव डालता है। एडीएच संकुचनी प्रभाव डालता है रक्त वाहिनियों पर, जिससे रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जीपीपी बढ़ जाती है, जिससे जीएफआर अपने आप बढ़ जाता है। ग्लोमेरुलस निस्यंदन दर में कमी से रेनिन का स्राव होता है। रेनिन का स्राव किससे होता है? जेजी कोशिका द्वारा, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस की कोशिकाओं द्वारा। एक प्रभावकारी वाहिका संकीर्णक, संकीर्णक की अगर बात की जाए जिसे हम कॉन्स्ट्रिक्टर कहते हैं, इंग्लिश याद कर लीजिए। कॉन्स्ट्रिक्टर होता है और एक होता है वैसोडाइलेटर। तो जो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है वो रक्त वाहिनियों को सिकोड़ देता है, तो सिकोड़ने का काम कौन करता है? रेनिन नहीं, एंजियोटेंसिनो। रेनिन जो होता है एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में, तो एंजियोटेंसिनोजन सेकंड जो होता है वो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, यानी रक्त, अगर मान लो रक्त की वाहिनियां इतनी चौड़ी हैं तो इसको दबा देती हैं, पतली कर देती हैं, ठीक है। और ये वासोडाइलेटर क्या होता है? वो होता है एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो किससे स्रावित होता है? हृदय के अलिंद द्वारा। ये क्या होता है कि अगर मान लो रक्त की वाहिनियां इतनी पतली हैं तो इसको फैला देता है, तो फैला दोगे तो भैया दाब कम हो जाएगा ना, वो ये काम करती है। वो एएनएफ इसी का विरोध करती हैं जब रक्त का आयतन सामान्य हो जाता है, यानी ऑप्शन सी। प्रभावकारी वाहिका संकीर्णक कौन है? एंजियोटेंसिनोजन सेकंड। वाहिका विस्फारण कौन है? एएनएफ। वृक्क नलिका के दूरस्थ भाग में सोडियम आयन और जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाता है, कौन बनाता है? तो कौन बनाता है बताइए? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन यह कार्य करता है, ऑप्शन ए। डीसीटी में सोडियम आयन और जल का पुनरावशोषण। एएनएफ एक वाहिका विस्फारण है जो स्रावित होता है, कहां से? हृदय के अलिंदों द्वारा, बताएं, ऑप्शन सी। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन क्रियाविधि पर नियंत्रण का कार्य कौन करता है? वही एएनएफ ही करता है। एएनएफ जब रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म के द्वारा रक्त का आयतन सामान्य हो जाता है तब ये उसके प्रभाव को कम करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मूत्र उत्सर्जन हेतु एक प्रेरक संकेत को भेजती है। देखो,
मूत्राशय में जब मूत्र भर जाता है तो मूत्राशय की जो भित्तियां हैं वो एक संकेत भेजती हैं सीएनएस को। सीएनएस फिर एक प्रेरक संकेत भेजता है मूत्राशय की चिकनी भित्तियों को, और उसमें जो क्या कहते हैं स्फिंक्टर पाई जाती है, स्फिंक्टर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अवरोधनी, मूत्राशय की अवरोधनी को संकेत भेजता है जिससे उनमें संकुचन होता है और मूत्र बाहर निकलता है। ठीक है, तो चिकनी पेशियों के संकुचन मूत्राशय अवरोधनी के शिथिलन है, तो ऑप्शन ए। गलत कथन का चयन करिए। मूत्र उत्सर्जन की क्रिया मूत्रण कहलाती है और इसे संपन्न करने वाली तंत्र का क्रिया विधि मूत्र प्रवृत्ति कहलाती है। सही है। मूत्र एक विशेष गंधयुक्त जलीय पदार्थ है, हल्का रंग पीला होता है, पीला अम्लीय क्षारीय होता है, अम्लीय क्षय होता है। औसतन प्रतिदिन एक व्यक्ति 25 से 30 ग्राम यूरिया को उत्सर्जन करता है। सही है। मूत्र का विश्लेषण हृदय विक्रिया को पता करते हैं। गलत बात है। मूत्र का जो विश्लेषण करते हैं यूरिन एनालिसिस, यूरिन टेस्ट, उससे वृक्क के विकारों का पता लगता है, किडनी के विकारों का। ऑप्शन डी। हमारे फेफड़े प्रति मिनट लगभग कितना कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं? तो लगभग 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उत्सर्जन में अंग की भूमिका बताइए। उत्सर्जन में फेफड़ा भी काम करता है, वृक्क भी, त्वचा भी, उपरोक्त सभी लगा देंगे। डी। कैसे? फेफड़ा क्या करता है? CO2 का उत्सर्जन करता है। वृक्क क्या करता है? तो आपको पता ही है, यूरिया का निष्कासन करता है। अगर हम बात करें त्वचा क्या, तो त्वचा में होता है 2 ग्रंथियां, एक होती है श्वेत ग्रंथि जिससे निकलता है पसीना, और एक होता है तेल ग्रंथि जिससे स्रावित होता है तेलीय जैसा पदार्थ। बता रहे हैं कौन कौन सा, याद कर लीजिए। श्वेत ग्रंथि से निकलता है पसीना, पसीने में क्या होता है भैया? NaCl, नमक होता है, यूरिया की कुछ मात्रा होती है, लैक्टिक एसिड की कुछ मात्रा होती है। याद करिए तुरंत। पसीना क्या करता है? हमारे शरीर को ठंडा रखने के लिए वाष्पीकरण का काम करता है। तेल ग्रंथि से निकलता है तेल जैसी ग्रंथियां जिसे हम सीबम कहते हैं। अब सीबम में भैया क्या होता है? तो सीबम में होता है स्टेरॉल होता है। उसके बाद बात करें हाइड्रोकार्बन होता है, और इसके साथ ही साथ और क्या होता है? मोम जैसे पदार्थ होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, श्वेत ग्रंथि द्वारा निकलने पर पसीना एक जलीय द्रव है जिसमें क्या होता है? अभी बताए थे NaCl, यूरिया और लैक्टिक एसिड। ऑप्शन बी। त्वचा की तेल ग्रंथियां सीबम की सहायता से निष्कासन करती है, स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन, मोम जैसे पदार्थ। सही है। अब ये क्या करते हैं? तो ये हमारी जो बाह्य त्वचा है ना, बाह्य त्वचा पर सुरक्षात्मक तेलीय कवच बनाती हैं, तेलीय कवच बनाती हैं जिससे हमारा त्वचा जो है नम बना रहे, सूखे ना। नेक्स्ट, यकृत पित्त के द्वारा निष्कासन करता है। यकृत भी उत्सर्जन का काम करता है, तो यकृत पित्त का निष्कासन कैसे पित्त के द्वारा किन पदार्थों का निष्कासन करता है? तो बिलीरुबिन, बिलूवर्डिन, निम्नीकृत स्टेरॉयडल हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल, औषधि, इन सभी का। ऑप्शन डी लगा दीजिए, बिलीरुबिन, ये सब विटामिन वगैरह। अच्छा, यहाँ पर जो आप विटामिन क्या है, विटामिन को भी रिलीज करता है। आपको पता है ना, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। तो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। वृक्कों की कुसक्रिया के फलस्वरूप रक्त में यूरिया के एकत्र होने को क्या कहते हैं? जब वृक्क सही से कार्य नहीं कर पाते तो रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाती है जिसे यूरेमिया कहते हैं। अब इसको सही करने के लिए क्या यूज किया जाता है? हीमोडायलाइसिस प्रक्रिया की जाती है। ये एक मशीन होता है जिसमें उस रोगी के धमनी से रक्त को निकाल कर मशीन में भेजते हैं, जिसमें सेलोफेन ट्यूब होता है, नली होती है, और ये डूबा होता है एक द्रव में, जिस द्रव को क्या कहते हैं? डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं, अपोहनी द्रव कहते हैं, डायलाइजिंग फ्लूइड। तो जब रक्त इससे होकर जाती है तो उसमें जितनी भी गंदगी होती है वो इसमें चली जाती है, रक्त शुद्ध हो जाता है। शुद्ध रक्त को फिर से शरीर द्वारा वापस भेज दिया जाता है उस पेशेंट को। हो गई है। नेक्स्ट, रक्त अपोहन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। हीमोडायलाइसिस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यूरेमिया के केस में। ऑप्शन सी, जब रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाने लगे। अपोहनकारी इकाई में नलिका होती है, किसकी बनी होती है? सेलोफेन ट्यूब की। ऑप्शन बी बताए हैं। वृक्क की क्रियाहीनता को दूर करने का अंतिम उपाय क्या होता है? अगर वृक्क खराब हो गया तो सही नहीं किया जा सकता, उसका क्या एक ही उपाय है? वृक्क प्रत्यारोपण यानी किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किसी नजदीकी रिश्तेदार का किडनी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वृक्क में बनी पथरी का कारण वृक्क में बनना है। वृक्क में जो पथरी होती है वो क्या होती है? घुलनशील क्रिस्टलीय लवण पिंड होता है, जैसे ऑक्जेलेट वगैरह। ऑप्शन बी। वृक्क के गुच्छ शोथ की प्रदाहक। गुच्छ शोथ यानी ग्लोमेरुलस का सूजन। तो ग्लोमेरुलस का सूजन क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ऑप्शन बी। ठीक है, बस
ये हो गया आज का टॉपिक, जिसमें आपने चैप्टर नंबर 16 से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे आपने पढ़ लिया। अब मैं आपको एक बार बताता हूँ, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये, इन सभी क्वेश्चन को आप प्रिंट आउट कराओ, बार बार इन्हीं को रिवाइज करो। अब ये लोग कुछ कह रहे हैं कि कुछ तोड़ मरोड़ का क्वेश्चन बनाओ, नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप सीधी लाइन को याद रखो, 100% कॉन्फिडेंट रखो कि इसमें यही चीज सही है, तो आप कंप्लीट क्वेश्चन को आंसर दे पाओगे। आप अगर बझोगे इन चीजों में तो उतना ही उलझते जाओगे, कॉन्सेप्ट बिगड़ेगा। 100% जो चीजें सही हैं, अगर आपके मन में वो बैठा हुआ है तो आप कोई भी क्वेश्चन को कर ले जाओगे। इसलिए इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार आप रिपीट करके पढ़िए, अन्यथा आपको दिक्कत महसूस होगी। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।